हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसओएस स्टडी पॉइंट। सो आज हम इस वीडियो में डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है आपका हिस्ट्री, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का। इसमें हम ऑलरेडी आपका यूनिट 1 सर्वे ऑफ सोर्सेज एंड द सेकंड यूनिट है आपकी द गुप्ता एंड बकाटकास, इसके बारे में प्रॉपर हमने सब कुछ समझ लिया है, एक्सप्लेन कर दिया है आपको। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे आपका यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है, और देखेंगे चेंजेस क्या थे पोस्ट गुप्ता पीरियड में, एंड यूनिट 4 आपकी वर्धमानास, पल्लवास एंड चालुक्यास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सोच लो कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो एक लॉन्ग वेब सीरीज है, ठीक है। जो पहले के हिस्टोरियंस थे उनको लगता था कि मिडिवल इंडिया की जो स्टार्टिंग तब हुई जब मुस्लिम रूलर्स आए, ठीक है, जब मुस्लिम रूलर्स आए। लेकिन बाद में हिस्टोरियंस ने रियलाइज किया कि मिडिवल चेंजेस तो उससे पहले ही स्टार्ट हो चुके थे, स्पेशली गुप्ता पीरियड के टाइम, ठीक है। समझ में आया कि हिस्टोरियंस को पहले ऐसा लगता था कि ये मुस्लिम रूलर्स जब आए थे ना तभी मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई थी मिडिवल इंडिया की। बट जब बाद में उनको ये रियलाइज हुआ कि ये गुप्ता पीरियड के टाइम ही स्टार्ट हो गया था। आपके एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ, उनका कहना था कि ये आपके हर्षवर्धन के बाद वाले पीरियड को ये कहते थे कि वही अर्ली मिडिवल इंडिया, मतलब उनका कहना था कि वही जो टाइम था वही अर्ली मिडिवल इंडिया का टाइम था। और कुछ लोग इसे राजपूत पीरियड या मिडिवल हिंदू इंडिया भी बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, हिस्टोरियंस के बीच एक बड़ा डिबेट हुआ, क्या गुप्ता पीरियड के बाद इंडिया में फेडरलिज्म यानी कि ऐसी व्यवस्था जहां लोकल रूलर्स और लैंडलॉर्ड ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जहां पर स्टार्ट हुआ था। मतलब इसी के बीच में ना मतलब उनका डिबेट चालू हुआ था कि मतलब क्या गुप्ता पीरियड के बाद इंडिया में ऐसी व्यवस्था जहां लोकल रूलर्स और लैंडलॉर्ड ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर हम सिंपल एग्जांपल से समझें, अगर एक बिग कंपनी का ओनर अपनी पावर को लोकल मैनेजर को देना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, धीरे धीरे लोकल मैनेजर्स क्या हो जाएंगे, पावरफुल होने लगेंगे, है ना। वैसे ही गुप्ता पीरियड के बाद लोकल रूलर्स और चीफ स्ट्रॉन्ग होने लगे और सेंट्रल किंग की डायरेक्ट पावर कम होने लगी। इसी ट्रांजिशन को हिस्टोरियंस अर्ली मिडिवल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ हिस्टोरियंस ये भी बोलते थे कि लैंड ग्रांट्स और क्या हो गए, डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर को अलग अलग लोगों में बढ़ जाना, मतलब कि जो बढ़ जाना की वजह से ही फेडरल सिस्टम डेवलप हुआ था। मतलब कि कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना था कि जो लैंड ग्रांट्स और डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर का अलग अलग लोगों में बढ़ जाने की वजह से फेडरलाइजेशन सिस्टम डेवलप हुआ। जबकि कुछ हिस्टोरियंस इस बात से एग्री नहीं करते। उनका मानना था कि इसकी वजह ये टॉपिक हिस्टोरियंस के बीच काफी डिबेटेड रहा। मतलब जब वो मानते ही नहीं, इससे एग्री नहीं होते थे, तो इनके बीच में ना सारे हिस्टोरियंस के बीच में इसी बात को लेकर डिबेट भी रहा। अब आपका सेकंड आपका टॉपिक है पॉलिटी। अर्ली मिडिवल पीरियड की पॉलिटिक्स एंशियंट इंडिया से काफी डिफरेंट थी। मौर्यन एम्पायर जैसे स्टेट्स कंपैरेटिवली सेंट्रलाइज थे, मतलब कि किंग हर चीज डायरेक्टली कंट्रोल करता था। लेकिन क्या हुआ, गुप्ता पीरियड के बाद किंगडम ज्यादा डिसेंट्रलाइज होने लगे, यानी लोकल रूलर्स को ज्यादा पावर देने वाले हो गए थे। अगर हम सिंपल इस चीज को समझें तो अब किंग अकेला पूरे एम्पायर को डायरेक्टली मैनेज नहीं करता था, समझ में आया, बल्कि क्या होता था कि लोकल रूलर्स और सबऑर्डिनेट किंग्स को भी पावर मिलने लगी थी। इस पीरियड्स में किंग्स ने बड़े बड़े रॉयल टाइटल्स यूज करे थे। हमने पहले भी पढ़ा था ना, वो अपने आप को क्या बताते थे, परमेश्वरा, महाअधिराजा, ठीक है, चक्रवर्तीन। ये टाइटल्स किंग्स की पावर और प्रेस्टाइज शो करते थे। फनी बात तो अगर मैं बताऊं तो इसमें ये थी कि कभी कभी जो छोटे रूलर्स थे ना वो भी इतने बड़े बड़े टाइटल यूज करते थे अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए, ठीक है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। गुप्ता रूलर्स ने भी ये ट्रेंड स्टार्ट किया और बाद में हर्षवर्धना, चालुक्यास और पल्लवास जैसे रूलर्स ने और ग्रैंड टाइटल्स यूज करे। मतलब आप मानोगे नहीं, पल्लवा रूलर्स के एक आपके रूलर थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उनके तो 250 से भी ज्यादा टाइटल्स थे। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रूलर्स पूरे एम्पायर को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे, वो लोकल किंग्स और चिफ्स के थ्रू रूल करते थे। इन सबऑर्डिनेट रूलर्स को समानता बोला जाता था, यानी छोटे या सबऑर्डिनेट किंग्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे मेंशन करना कि मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ठीक है। और जो भी डाउट्स आप पूछ सकते हो, एंड लाइक एंड शेयर प्लीज जरूर करना वीडियो को, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एफर्ट्स करके ये वीडियोस बना रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करो और मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड शेयर जरूर करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समानता का मतलब क्या होता था, नेबर, है ना। लेकिन अब इसका क्या मीनिंग हो गया, सबऑर्डिनेट रूलर बन गया था, ठीक है। ये समानता किंग को ट्राइब्यूट यानी टैक्स या गिफ्ट देते थे, साथ ही मिलिट्री हेल्प करते थे और वॉर्स में किंग के साथ फाइट भी करते थे। सिंपल सी अगर एक चीज समझाऊं ना, तो जैसे कि एक क्रिकेट टीम का कैप्टन हर ओवर खुद मतलब बॉल नहीं करता, है ना, वो अलग अलग प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि मतलब ये करेगा, ये वो करेगा। वैसे क्या करता था, किंग्स भी समानता के थ्रू एरियाज को कंट्रोल करते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती थी जब ये समानता खुद अपने आप को ज्यादातर पावरफुल बन जाते थे, तो पावर दिखाने लगते थे। तो क्या होता था, कभी कभी क्या होता था, किंग के साथ ही मतलब ये लड़ जाते थे, किंग के अगेंस्ट ही रिवॉल्ट भी कर देते थे, ठीक है।
जैसे कि राष्ट्रकूटास पहले चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे, लेकिन लेटर में उन्होंने चालुक्यास को ही ओवरथ्रो कर दिया था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस आए। किंग्स अब हर काम डायरेक्टली नहीं करते थे और ऑफिशियल्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। कई ऑफिशियल्स को कैश सैलरी की जगह लैंड ग्रांट्स होते थे, मतलब कि जमीन का ही दान कर दिया जाता था उनको। ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रांग होने लगा। विलेजेस और टाउन्स में लोकल असेंबलीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी। अब जैसे कि साउथ इंडिया में यूआर मतलब कि नॉन ब्राह्मणा असेंबली। अब ये यूआर क्या है? यूआर एक विलेज असेंबली होती थी, जिसमें क्या होता था, जनरली जो नॉन ब्राह्मणा असेंबली के जो लोग होते थे, ये असेंबली विलेजेस के डेली मैटर्स जो होते थे उसको हैंडल करती थी। जैसे फार्मिंग के इश्यूज होते थे, या वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, या टैक्सेस से रिलेटेड और लोकल डिस्प्यूट से रिलेटेड। अब जैसे इसकी एक और असेंबली थी सभा करके, जिसमें ब्राह्मणा असेंबली, मतलब ये ब्राह्मण्स की एक स्पेशल असेंबली होती थी। ये मोस्टली उन विलेजेस में होती थी जहां ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिए गए होते थे। सभी काफी ऑर्गेनाइज्ड होते थे और लैंड रिकॉर्ड्स, टेंपल मैनेजमेंट, एजुकेशन और टैक्सेस जैसे काम हैंडल करती थी ये वाली आपकी असेंबली। एक था नगरम करके था, मर्चेंट की ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है उसको। तो नगरम मर्चेंट और ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती थी। ये ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करती थी। मर्चेंट्स मिलकर क्या करते थे? मार्केट, ट्रेड्स, रूट्स और बिजनेस रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करते थे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि पूरे इंडिया में सेम पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। हर रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल स्टाइल डिफरेंट था। कुछ प्लेसेस पर वुमेन्स भी रूल्स करती थी उस टाइम पे, मतलब वहां पे वुमेन रूलर्स भी मिलते थे। जैसे उड़ीसा के कारा किंगडम में, मतलब अर्ली मिडिवल इंडिया एक ऐसा पीरियड था जहां सेंट्रल किंग्स, लोकल रूलर, समानताज और असेंबली सब मिलकर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को शेप करते थे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इकोनॉमी। इकोनॉमी का पढ़ते हैं। अर्ली मिडिवल इंडिया की इकोनॉमी को समझने के लिए आपको सबसे पहले हिस्टोरियंस मेनली क्या करते थे? लैंड ग्रांट्स, कॉइन, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और चाइनीज ट्रेवलर्स के अकाउंट्स का यूज करते थे। इस पीरियड में एग्रीकल्चर काफी क्या हो गया था? फास्ट ग्रो होने लगा था। नए लैंडलॉर्ड्स का राइज हुआ और ट्रेड्स और सिटीज में भी चेंजेस आए। इसी वजह से हिस्टोरियंस के बीच में क्या होती थी? डिबेट होती थी। क्या इस टाइम इंडिया में फेडरलिज्म मतलब फेडरलिज्म डेवलप होने लगा था या नहीं होता? मतलब कि जमींदारी जैसी व्यवस्था डेवलप हुई थी या नहीं? ठीक है, ये हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट का एक मुद्दा बन जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन में। 7th सेंचुरी तक इंडिया के काफी एरियाज फार्मिंग रीजन्स बन चुके थे, लेकिन क्या होता था? हर जगह इक्वल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता था। कुछ एरियाज फॉरेस्टेड थे, कुछ पेस्ट्रोल यानी क्या कैटल रियरिंग बेस थे, और कुछ प्लेसेस पर ओल्ड प्रॉस्पेरिटी डिक्लाइन हो चुकी थी। किंग्स और स्टेट्स नए फार्मिंग एरियाज डेवलप करना चाहते थे, इसीलिए क्या करते थे? लैंड ग्रांट्स दिए जाने लगे थे, स्पेशली किसको? ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि लैंड ग्रांट्स एग्रेरियन एक्सपेंशन यानी कि एग्रीकल्चर स्पीड अप करने के में इंपॉर्टेंस रखते थे। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे आज गवर्नमेंट किसी अनडेवलप्ड एरिया में इंडस्ट्रीज या प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाती है ताकि क्या हो सके? वहां पे डेवलपमेंट हो सके। वैसे ही उस टाइम किंग्स लैंड ग्रांट्स देकर नए एग्रीकल्चर एरियाज डेवलप करवाते थे। आई होप अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एग्रीकल्चर ग्रो करने के लिए इरिगेशन भी इंपॉर्टेंट था। पल्लवा रूलर्स ने साउथ इंडिया में डैम्स और इरिगेशन जैसे सिस्टम्स भी बनवाए थे। ये वाले पॉइंट्स आपको अपने उसके लिए पेपर के लिए थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। पांड्या किंगडम में भी वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हुए थे जो फार्मिंग को क्या करते थे? इंप्रूव करते थे। अभी आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इस यूनिट का ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिकल, आपको अभी सोशल, पॉलिटिकल, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था। लैंड ग्रांट्स की वजह से एक न्यू लैंडलॉर्ड क्लास डेवलप हुई थी। किंग्स विलेजेस का रेवेन्यू ब्राह्मण्स और रिलीजन इंस्टीट्यूशन को दे देते थे। विलेजर्स को उन लैंडलॉर्ड्स को टैक्सेस और ड्यूज देने पड़ते थे। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इससे पीजेंट्स की कंडीशन वीक हो गई और वो लैंडलॉर्ड्स के कंट्रोल में आ गए। लेकिन दूसरी और कुछ हिस्टोरियंस मतलब कि इतिहासकार के अकॉर्डिंग पीजेंट्स पहले भी टैक्सेस देते थे, बस अब स्टेट ऑफिशियल्स की जगह लैंडलॉर्ड्स को देने लगे थे, ऐसा मानना है उनका। अब क्या हुआ? ट्रेड्स और सिटीज की बात करते हैं एक बारी। तो कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट यानी अपनी जरूरत का जो काम खुद मैनेज करने लगे। एग्जाम्पल से समझो तो पोर्टर विलेजर्स को पोर्ट्स देता था और बदले में क्या हुआ था? ग्रेन्स या लैंड ले लेता था। इसी वजह से मार्केट रेट कम होने लगा था। इस पीरियड में रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इंडिया का फॉरेन ट्रेड भी अफेक्ट हो गया था, स्पेशली सिल्क ट्रेड। कई सिटीज डिक्लाइन होने लगी और कुछ अर्बन सेंटर्स ऑलमोस्ट डिजर्टेड हो गए। कॉइन्स का सर्कुलेशन भी क्या हो गया? फिर कम हो गया। लेकिन सब हिस्टोरियन इस बात से एग्री नहीं करते। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ट्रेड एक्चुअली काफी एक्टिव था और डिक्लाइन इतना सीरियस नहीं था। कुछ के अकॉर्डिंग डिक्लाइन सिर्फ कुछ रीजन में हुआ, पूरे इंडिया में नहीं। तो ये था आपका इकोनॉमिकल चीजें उस टाइम की। अब हम सोशल चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली मिडिवल पीरियड में क्या हुआ? सोसाइटी में काफी इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस आए। सोसाइटी मेनली कास्ट सिस्टम पर बेस्ड थी, है ना। कास्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? बेसिक जाति होती थी। जाति मतलब एक ऐसा सोशल ग्रुप जिसमें लोग मोस्टली अपनी ही कास्ट में मैरिज करते थे। इसको एडोगेमी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडोगेमी, यानी सेम कास्ट में शादी करना। ये सारी जाति मिलकर 4 वर्ना सिस्टम का ही पार्ट बनती है, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रियास हो गए, वैश्यस हो गए, शूद्रास हो गए। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ये हमें पता ही है ऑलरेडी। और इन सबसे
नीचे अनटचेबल्स यानी अस्पृश्यता लोगों को माना जाता था, जिनको सोसाइटी में बहुत लो स्टेटस दिया जाता था। ये हमने पहले भी पढ़ा है और ये बस एक रिपीटेड पार्ट है, हम पढ़ रहे हैं। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा अपने, और फिर ग्रेजुएशन में भी आते हो तभी हम ये पढ़ते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ ये आता है, अर्ली मिडिवल पीरियड में कास्ट सोसाइटी और ज्यादा स्प्रेड होने लगे। ठीक है, बाहर से आए ग्रुप्स जैसे हुनाज और गुर्जार्स भी इससे ग्रेजुअली इंडिया कास्ट सोसाइटी का पार्ट बन गए। एग्जाम्पल के लिए गुर्जार्स में से कुछ रूलर्स बन गए, जबकि बाकी लोग पीजेंट बन गए। मतलब कि गुर्जार्स में से कुछ तो रूलर्स बन गए थे और कुछ लोग क्या हो गए थे, पीजेंट बन गए थे। इंडिया के काफी फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे, जो हंटिंग, पेस्टोरिज्म यानी कैटल रियरिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग करते थे। चाइनीज ट्राइबल्स ने भी कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज का डिस्क्रिप्शन दिया है जहां जो लोग थे वो सेटल लाइफ नहीं जीते थे और कभी कभी लूट मार को भी लाइवलीहुड माना जाता था। धीरे धीरे कई ट्राइब्स कास्ट सोसाइटी में इंक्लूड होने लगे। यूजुअली ट्राइबल पीपल्स को शूद्रा जाति में प्लेस किया जाता था, लेकिन अगर कोई ट्राइबल चीफ पावरफुल होता था तो वो अपने आप को क्षत्रिय भी डिक्लेयर करता था, अपने आप को क्षत्रिय की कैटेगरीज में बताता था। इसी पीरियड में न्यू कास्ट भी डेवलप हुई। एग्जांपल के लिए जैसे क्षत्रिय कास्ट का राइज हुआ। क्षत्रिय इनिशियली ऑफिशियल्स और रिकॉर्ड कीपर्स का प्रोफेशन करते थे। ठीक है, धीरे धीरे सेम प्रोफेशन वाले लोग अपने ग्रुप में मैरिज करने लगे और एक सेपरेट कास्ट बन गई। अब ऑक्यूपेशन में भी चेंजेस आए। पहले एग्रीकल्चर मेनली वैश्यास के काम माना जाता था, लेकिन अब एग्रीकल्चर इन ऐसी बढ़ोतरी हुई कि वो शूद्रा से एसोसिएट होने लगा। हिस्टोरियंस इस चेंज को अलग अलग तरीके से मतलब समझाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। कुछ बोलते हैं शूद्रा का स्टेटस इंप्रूव हो गया था, कुछ बोलते हैं पीजेंट्स का स्टेटस डिक्लाइन हो गया था, और कुछ बोलते हैं इसी बात को लेकर कि ट्राइब्स को शूद्रा फार्मर्स के रूप में कास्ट सिस्टम में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अनटचेबिलिटी भी इस पीरियड में एक स्ट्रॉन्ग होने लगी। ठीक है, अनटचेबिलिटी का आपका मतलब पता ही है। ठीक है, जैसे आपका चंडालास और आपका क्या था, शब 50 जैसे ग्रुप्स को सोसाइटी में बहुत लो स्टेटस दिया गया था। चाइनीज जो ट्रेवलर्स ने, उन्होंने भी ये लिखा है कि आपका फिशमैन और आपका बचर्स जैसे ग्रुप्स को सिटीज के बाहर रहना पड़ता था और लोगों से क्या करना पड़ता था, एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता था अपर लेवल से। स्लेवरी भी कंटिन्यू करती थी, लेकिन मोस्टली स्लेव्स डोमेस्टिक वर्क के लिए भी यूज होते थे। अब वुमेन की कंडीशन की बात करते हैं। उस टाइम की अर्ली मिडिवल पीरियड में अपर कास्ट की वुमेन को फ्रीडम और काम सॉरी अर्ली मिडिवल पीरियड में अपर कास्ट वुमेन की फ्रीडम और कम होने लगी थी। ठीक है, ब्राह्मणिकल सोसाइटी वुमेन की इंडिपेंडेंस को पसंद नहीं करती थी। अर्ली मैरिजेस कॉमन हो गई थी और विडोज के लिए तो और स्ट्रिक्ट रूल्स बन गए थे। इसी पीरियड में सती प्रैक्टिस भी ज्यादा विजिबल होने लगी, यानी विडो का हस्बैंड की फनल पर सेल्फ इमुलेशन करना, लेकिन सब लोग इस प्रैक्टिस को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, इस चीज का जो अपोज किया था उन्होंने शूद्र का, जैसे राइटर्स ने इसका अपोज किया था। मैरिज के बाद वुमेन की आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती थी और धीरे धीरे उनकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वीक होने लगी। वुमेन को कुछ रिलीजियस राइट्स दिए गए, लेकिन इसका मेन पर्पस रिलीजन को स्ट्रॉन्ग बनाना था। वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था उस टाइम उसका मतलब। लेकिन लोअर क्लास वुमेन की सिचुएशन थोड़ी इससे डिफरेंट थी, क्योंकि वो फील्ड्स और डेली वर्क में मेन के साथ काम करती थी, इसलिए उन्हें अपर क्लास वुमेन जैसे रिस्ट्रिक्शंस को फेस नहीं करना पड़ता था। आई होप आपको समझ में आया। यहीं पे आपकी चेंजेस इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड यूनिट 3 कंप्लीटली खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। अब हम यूनिट 4 में वर्धानास, पल्लवास और चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, लाइक एंड शेयर जरूर करना। और ये पिक्चर से आपको अच्छी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। आप इसको प्लीज थोड़ा सा जूम आउट करके, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अभी क्या है कि हिस्टोरियंस जब पास्ट को लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हैं, मतलब कि हिस्टोरियंस जब देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि कुछ फीचर्स हैं वो एक लॉन्ग पीरियड तक सेम रहते हैं। जब इन फीचर्स में बड़े चेंजेस आते हैं तब एक नया हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट माना जाता है। इस बेसिस पर इंडियन हिस्ट्री को जनरली 3 मेजर पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। एंशियंट से मिडिवल इंडिया का ट्रांजिशन सडनली नहीं हुआ था, ये एक स्लो प्रोसेस था जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चर में ग्रेजुअली चेंजेस आए। इसी अर्ली फेज को अर्ली मिडिवल पीरियड भी बोला जाता है। इस यूनिट में हम स्पेशली 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आपका वर्धानास नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी, पल्लवा साउथ इंडियन और चालुक्यास, और देखेंगे कि इनके टाइम पर पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुई थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब गुप्ता एम्पायर वीक होने लगा तब नॉर्थ इंडिया में कई स्मॉल किंगडम्स एमर्जेंस होने लगी। ठीक है, इनमें 2 इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे। एक थे आपके मुखारिस ऑफ कन्नौज और एक था पुष्यभूति ऑफ तनेजर। पुष्यभूति रूलर्स के नेम का एंड में वर्धाना वर्ड आता था, इसीलिए उन्हें वर्धानस भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हर्षवर्धना, राज्यवर्धना। हर्षवर्धना यानी हर्षा की डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर थे।
हर्षा की सिस्टर राजश्री की शादी मोखरी किंग से हुई थी। जब मोखरी किंग की डेथ हुई तब हर्षा ने दोनों किंगडम पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। चाइनीज सोर्सेज के अकॉर्डिंग राजश्री भी स्टेट डिस्कशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। ठीक है, अब आप समझो कि उस टाइम पे उनकी सिस्टर भी इतना, मतलब कोई भी डिस्कशन था उसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल उनका भी होता था, उनकी भी बातों को समझा जाता था, उनके भी पॉइंट्स को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। हर्षा ने कई वार्स लड़े और नॉर्थ इंडिया में एक लार्ज एम्पायर बिल्ड किया, लेकिन उसका एम्पायर बहुत शॉर्ट लिव्ड था। 647 सी में हर्षा की डेथ के बाद एम्पायर क्या हो गया, क्विकली ब्रेक हो गया। जैसे कभी एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रहते कंपनी या टीम बहुत पावरफुल होती है ना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके जाते ही क्या हो जाता है, ग्रुप टूटने लग जाता है। वैसे ही हर्षा के बाद उसका एम्पायर वीक हो गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पल्लवास के बारे में। पल्लवास साउथ इंडिया की एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। इन्होंने अराउंड 6 सेंचुरीज तक रूल किया था। समझ रहे हो, 6 सेंचुरी। इनिशियली पल्लवास एक स्मॉल पावर थे, ठीक है, और उनकी कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम थी। लेकिन 6 सेंचुरी के बाद वो साउथ इंडिया की मेजर रीजनल पावर बन गई। उन्होंने कंटिन्यूसली वार लड़ने, मतलब उनको ना क्या करा, उन्होंने कंटिन्यूसली वार लड़े और मतलब लड़ने भी पड़े, पांड्यास के अगेंस्ट, कभी चालुक्यास के अगेंस्ट। मतलब साउथ इंडिया में पावर स्ट्रगल ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। पल्लवा सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए फेमस नहीं थे, बल्कि उनकी आर्ट, आर्किटेक्चर और टेम्पल्स के लिए भी बहुत फेमस थे। ठीक है, महाबलीपुरम के रॉक कट करके ही टेम्पल्स उनकी कल्चरल अचीवमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। 8th सेंचुरी के अराउंड पल्लवा पावर धीरे धीरे क्या होने लगी थी, डिक्लाइन होने लगी। ये इमेज में सब चीजें लिखी है जो मैंने आपको बताई है, इसको प्लीज एक बार रीड आउट कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं हम चालुक्यास। चालुक्यास क्या था, वेस्टर्न डेक्कन रीजन यानी प्रेजेंट में कर्नाटक और महाराष्ट्र साइड में राइज हुए थे। इनकी कैपिटल क्या थी, वातापी थी, जिससे आज बदामी बोला जाता है। ठीक है, 6th सेंचुरी में चालुक्यास रैपिडली पावरफुल बने और एक लार्ज एम्पायर स्टैब्लिश किया। ओके, उनका पल्लवास के साथ ऑलमोस्ट कंटिन्यूस क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। जैसे दो राइवल क्रिकेट टीम्स में हमेशा ट्रॉफी के लिए नहीं कंप्लीट करते, वैसे ही पल्लवास और चालुक्यास साउथ इंडिया में डोमिनेंस के लिए फाइट करते थे। लेटर आपका चालुक्यास को डिफीट कर दिया था किसने, राष्ट्रकूटास ने। लेकिन चालुक्यास की एक ब्रांच ईस्टर्न चालुक्यास आंध्र रीजन में अराउंड 5 सेंचुरी तक रूल करती थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्धानास हो, पल्लवास हो, चालुक्यास हो, सेम ड्यूरेशन तक रूल नहीं करते थे। जैसे कि वर्धानास का रूल शॉर्टेस्ट था, पल्लवास का रूल सबसे लॉन्गेस्ट था, चालुक्यास का था, दोनों के बीच का पीरियड कवर करते हैं। तो हमने इसमें ये पढ़ा, इस यूनिट में मेनली पॉलिटिकल कल्चर चेंजेस हुए थे 550 से 750 सी तक। ठीक है, क्योंकि इसी पीरियड में अर्ली मिडिवल इंडिया का ट्रांजिशन क्लियरली दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कुछ कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। एक्चुअल में इस माना जाता है कि कल्चरल डेवलपमेंट ना इस पीरियड में सबसे ज्यादा हुआ था। लिटरेचर, लैंग्वेज, रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर और साइंस सब फील्ड्स में नए डेवलपमेंट हुए थे। इसी वजह से हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि अर्ली मिडिवल पीरियड सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस का टाइम नहीं था, बल्कि कल्चरल एक्टिविटी, क्रिएटिविटी का भी इंपॉर्टेंट फेज था। इस पीरियड में लैंग्वेज में काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए। सबसे पहले प्राकृतिक लैंग्वेज का एक न्यू स्टेज डेवलप हुआ था, उसको क्या कहते हैं, अब आप वो मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, संस्कृत का इंपॉर्टेंस भी और बढ़ गया। ये ऑफिशियल लैंग्वेज, लिटरेचर और रिलीजन की मेन लैंग्वेज बन गई। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया तक संस्कृत का इन्फ्लुएंस इतना था, और जैनास भी ग्रेजुअली अपनी ओल्ड प्राकृतिक लैंग्वेज को छोड़कर क्या करने लगे, संस्कृत यूज करने लगे थे। तो अभी आपको समझ रहे कि कितना संस्कृत एकदम से स्प्रेड होने लगा था। तमिल लैंग्वेज भी काफी ग्रो हुई थी, स्पेशली भक्ति मूवमेंट की वजह से। कन्नड़ा और तेलुगु भी स्लोली लिटरली लैंग्वेज बनना स्टार्ट हुई थी। किंग्स और स्टेट्स की लैंग्वेज को भी सपोर्ट कर रहे थे। मतलब इस पीरियड में इंडिया के रीजनल लैंग्वेज की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने लगी थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसको स्किप नहीं करना है। अभी हम देखते हैं रिलीजन के फील्ड में ब्राह्मणिकल सेक्ट्स का इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। ठीक है, वैष्णविज्म और शिविज्म सबसे इंपॉर्टेंट सेक्ट था। इस पीरियड में स्पेशली क्या हुआ, शिवा सेक्ट्स ज्यादा पावरफुल होने लगे थे। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था भक्ति मूवमेंट, तो इसे क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन, यानी भगवान के प्रति क्या, डीप लव और फेथ, भक्ति भावना। साउथ इंडिया में नयानर्स और अलवर्स ने इस मूवमेंट को पॉपुलर बनाया था। तो ये पॉइंट आपका पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको स्किप मत करना, ये लिखकर जरूर आना। ये सेंट विलेज और सिटीज ट्रेवल करते थे, सॉन्ग गाते थे, डांस करते थे और लोगों को डिवोशन का मैसेज देते थे। उन्होंने रिलीजन को कॉमन पीपल के और क्लोज बना दिया था। ठीक है, समझ रहे हो रिलीजन कितना इन लोगों ने, मतलब कितना इनका सपोर्ट था रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए। भक्ति मूवमेंट ने कास्ट सिस्टम की स्टिकनेस को भी थोड़ा रिड्यूस किया और किंग्स को भी सपोर्ट मिला, क्योंकि टेंपल्स और रिलीजन से उनकी अथॉरिटी स्ट्रांग होती थी। इस पीरियड में बुद्धिज्म कुछ एरियाज में डिक्लाइन होने लगा, स्पेशली साउथ इंडिया में। लेकिन नालंदा और जैसे बुद्धिस्ट सेंटर्स अभी भी बहुत फेमस थे। जैनिज्म भी गुजरात, राजस्थान और कर्नाटका रीजन में सर्वाइव करता था। रिलीजन के बीच
राइवलरी भी होती थी। कई प्लेसेस पर ब्रह्मानिकल रीजन्स और जैनिज्म बुद्धिज्म के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लग गए थे और दिखते भी हैं ऐसे। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या हुई थी, टेंट्रिज्म आपका इस टाइम पे। टेंट्रिज्म में देवी भक्ति वर्शिप और मैजिकल रिचुअल्स इंपॉर्टेंट हो गए थे, इंपॉर्टेंट होते थे। इसमें सीक्रेट रिचुअल्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कॉम्बिनेशन होता था। इसी पीरियड में इस्लाम वेस्ट कोस्ट और सिंध एरिया तक पहुंचना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिलोसफी भी काफी एक्टिव थी। डिफरेंट स्कूल, बुद्धिस्ट, जैन, वेदांता डिबेट्स और डिस्कशंस करते थे। धर्मकीर्ति और आपका कुमारिला जैसे फिलोसोफर्स इस पीरियड के इंपॉर्टेंट क्या थे, इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके आप सारी चीजें इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी एकदम अमेजिंग डेवलपमेंट हुआ था। आर्किटेक्चर मेनली दो टाइप्स की थी, एक रॉक कट आर्किटेक्चर और एक स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब पहाड़ों और रॉक्स को काट कर जो टेम्पल्स और गुफाएं बनाई जाती थी, जैसे कि अजंता, आपका एलोरा। स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर में स्टॉक्स आपके जो स्टोन होते थे या ब्रिक से अलग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, जैसे सिंपल मतलब कि जैसे रॉक कट में आपके माउंटेन्स को डायरेक्टली क्या करते थे, कट करते थे और उसको क्या बनाते थे, गुफा बना देते थे। और स्ट्रक्चर मतलब नॉर्मल बिल्डिंग की तरह एक टेम्पल बनाना। इनिशियली बुद्धिज्म रॉक कट आर्किटेक्चर में डोमिनेंट था, लेकिन लेटर ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म भी इस स्टाइल को यूज करने लगा था। अजंता और एलोरा केव्स इस पीरियड की बेस्ट अचीवमेंट मानी जाती थी। तो प्लीज इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पेपर में ये वाला पॉइंट जरूर लेके आना और इससे आप नंबर ग्रैब कर सकते हो। इस पीरियड में मिडिवल टेम्पल आर्किटेक्चर भी डेवलप होना क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। टेम्पल्स में शिकारा यानी टावर ऐड होने स्टार्ट हुआ। मंडपा यानी असेंबली हॉल और आपका अंतराला यानी कनेक्टिंग पैसेज भी टेम्पल डिजाइन के पार्ट बने। पल्लवा साउथ इंडिया में रॉक कट टेम्पल्स के लिए फेमस हुआ था। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चेंजेस हुई थी। पेंटिंग भी काफी एडवांस थी इस टाइम पे, अजंता, आपकी बादमी और काफी पेंटिंग फेमस इसका एग्जांपल्स हैं। आर्टिस्ट लाइट और शेडो टेक्निक्स भी यूज करते थे ताकि क्या हो, पेंटिंग्स क्या लगे, रियलिस्टिक लगे। ठीक है, मतलब कि 3D इफेक्ट्स टाइप्स। अब देखते हैं डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। सबसे पहले मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। साइंस की फील्ड में आपका ब्रह्मगुप्ता सबसे फेमस स्कॉलर थे। उसने क्या करा था, मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। वो दुनिया का पहले मतलब वो दुनिया के पहले मैथमेटिशियन थे जिसने नेगेटिव नंबर्स को प्रॉपर्ली क्या करा, एक्सप्लेन किया। उसने क्या बताया, मतलब सॉरी, उन्होंने पॉजिटिव नंबर्स को क्या करा, फॉर्चून्स, और नेगेटिव नंबर्स को डेप्थ्स बोला। समझ रहे हो, +10 इज इक्वल टू प्रॉफिट, -10 इज इक्वल टू डेप्थ। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स क्लोजली कनेक्टेड थे। ब्रह्मगुप्ता एक्लिप्स, प्लैनेट्स और स्टार्स की मूवमेंट स्टडी करते थे। आर्यभट्टा के बाद भास्करा और लाला भी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर्स बने। सूर्य सिद्धांता मेडिवल एस्ट्रोनॉमी के मेन बेस बन गए थे। तमिल रीजन में एस्ट्रोनॉमी का एक सेपरेट कैलकुलेशन सिस्टम भी यूज होता था। इसी में ही मेडिसिन भी आपका, मेडिसिन फील्ड में वकभाता काफी फेमस स्कॉलर थे। उसने अस्तंगा और संग्रह और अस्तंगा ऐसे करके जैसे मेडिकल टेक्स्ट लिखे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी वकभाता बुद्धिस्ट था। इससे पता चलता है कि बुद्धिज्म और मेडिसिन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। नालंदा मोनेस्ट्री मेडिसिन स्टडीज के इंपॉर्टेंट सेंटर थे। आई होप आपको समझ में आया हो। अदर भी बहुत सारे फील्ड्स में उस टाइम पे चेंजेस, जैसे हॉस्पिटल, मेडिकल नॉलेज, वैक्सीनेशन, एम्फेसिस, मतलब बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारे चेंजेस थे। तो आई होप आपको समझ भी आया हो और इस इमेज में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। और आई थिंक यहीं पे हमारा मेडिसिन के साथ फिनिश होता है। मेडिसिन में भी देखो बहुत सारे आए थे, जैसे वकबता मैंने आपको बताया वाज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिजिशियन ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, मेडिसिन इज इन दी पीरियड वाज साइंटिफिक, प्रैक्टिकल एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इस टाइम पे जो मेडिसिन में जो भी प्रैक्टिकल जो भी हुआ था, वो क्या हुआ था, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर हुआ था। तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हुआ था मेडिसिन की फील्ड में। तो आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि बुद्धिज्म और मेडिसिन इस टाइम पे मैंने आपको बताया ना, एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया था। और नालंदा क्या था, नालंदा मोनेस्ट्री मेडिसिन स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट सेंटर थी। तो इस चीजों को आपको स्किप नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है। और यहीं खत्म हो गई है हमारी यूनिट। तो मैंने अच्छे से इस पे आपको समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट जल्दी ही यूनिट में कवर करने वाली हूँ। इसमें थर्ड और फोर्थ हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है। और आपको कुछ भी और पढ़ना हो इसके अलावा तो आप अपनी बुक को रेफर कर सकते हो। मैंने एसओएल की बुक को भी इसमें रेफर किया है और बाकी कुछ और माध्यम से भी मैंने इसमें चीजों को एड ऑन करके ये इमेजेस क्रिएट करके आपके सामने लाई हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाइस।